हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोमंत इंस्टीट्यूट में। ये 12th क्लास की फिजिक्स की वीडियो है जो आपका लेसन 3 आपका चल रहा था, उसकी ये 12वीं वीडियो है। इस वीडियो में आज हम टॉपिक क्लियर कराएंगे आपका वैद्युत सेल क्या होता है, इसकी संरचना जानेंगे, फिर उसके बाद में सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, फिर उसके बाद में इसकी निर्भरता। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वैद्युत सेल से। वैद्युत सेल क्या होता है? जैसे कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था, बहुत विस्तार पूर्वक हमने जानकारी दी थी सेलों के बारे में। जिनको नहीं पता है वो जाकर देख सकता है उसमें, ठीक है। इसमें थोड़ा सा जितना यहाँ पर काम है इसमें भी हम पढ़ेंगे फिजिक्स में। तो वैद्युत सेल, कुल मिला के बात ये है कि जो वैद्युत सेल होता है ये एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। यानी क्या करता है ये? रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है आपका वैद्युत ऊर्जा में, ठीक है। तो वैद्युत सेल क्या है? वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, या वैद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करके उसमें आवेश का प्रवाह बनाए रखती है। यानी कि उसमें आवेश लगातार चलता रहता है। किसके द्वारा? वैद्युत सेल के द्वारा। तो ओवरऑल क्या समझे हम? ओवरऑल हम इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलकर किसी भी परिपथ में आवेश को निरंतर बनाए रखती है, आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। क्या? आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। तो अब आपसे कोई चलते फिरते कहीं पे पूछ ले कि वैद्युत सेल क्या है, तो आप कहोगे वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलकर किसी भी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है, या आवेश जिसके द्वारा किसी परिपथ में आवेश लगातार बहता रहता है, आवेश लगातार चलता रहता है, आवेश लगातार प्रवाहित होता रहता है, ऐसी युक्ति क्या है? सेल होती है, जिसको हम बोलते हैं वैद्युत सेल। क्लियर होगी बात? अब आगे की हम बात करते हैं वैद्युत सेल की संरचना। अब हम बात कर लेते हैं इसकी वैद्युत सेल की संरचना की। तो संरचना के लिए देखिएगा मैंने एक चित्र बना दिया बहुत मस्त सा, बहुत प्यार से हम इसको समझेंगे। यानी कि वैद्युत सेल में दो छड़ें होती हैं, भिन्न भिन्न धातु की दो छड़ें होती हैं, या विभिन्न धातुओं की दो छड़ें होती हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रोड या प्लेटें कहते हैं। ये छड़ें एक द्रव में डूबी रहती हैं। ये द्रव सा दिखाई दे रहा है, इसमें ये डूबी हुई हैं। ये छड़ें एक द्रव में डूबी रहती हैं, जिसे हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं। क्लियर हुई बात? यानी कि ये छड़ें हैं जिनको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, ये एक द्रव में डूबी रहती हैं, जिसको हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं। इस अपघट्य में यानी इस द्रव में एक ऐसा गुण होता है, जैसे ही इनमें ये क्षणों को डुबाया जाता है तो इनमें से एक क्षण धनावेशित तथा एक क्षण ऋणावेशित हो जाती है। यानी कि एक क्षण इसमें कैसे हो जाएगी? धनावेशित हो जाएगी, और एक क्षण कैसे हो जाएगी? ऋणावेशित हो जाती है। तथा जब इनको हम किसी तार द्वारा जोड़ देते हैं, यानी तार द्वारा जोड़कर क्या करेंगे हम इसमें? ये हमने तार से जोड़ दिया, ठीक है। ये यहाँ पर हमने एक कुंजी लगा दी, और आगे हमने क्या लगाया? एक बल्ब लगा दिया। इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? एक इस टाइप से एक यहाँ पे क्या लगा दिया? एक बल्ब लगा दिया, और इस टाइप से हमने क्या कर दिया? ये जोड़ दिया, ठीक है। जैसे ही चलो कुंजी हम हमेशा पॉजिटिव की तरफ लगाते हैं कुंजी को, तो मैं यहाँ पर एक कुंजी लगा देता हूँ, और इस तरीके से इसको मैं परिपथ को पूरा कर देता हूं। ये मैंने लगा दिया, ठीक है। तो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यानी कि जैसे ही हमने इस तारों को, इसके दोनों तारों को एक तार द्वारा, इसके दोनों सिरों को एक तार द्वारा किससे? एक कुंजी लगाकर हमने यानी एक परिपथ से जोड़ दिया। कुल मिला के बात यह है, यानी कुंजी लगाओ या मत लगाओ, सीधे बल्ब से जोड़ दें, कोई भी एक परिपथ से जोड़ दें। जैसे ही हम परिपथ से जोड़ेंगे तो इसमें क्या होने लगती है? आवेश बहने लगता है। यानी कि इसमें क्या होती है? आपकी धारा प्रवाहित होने लगती है, और धारा की दिशा हमेशा कैसे? पॉजिटिव से जाती है और नेगेटिव की ओर। यानी कि इस तरीके से इसमें धारा जाती है। और देखिएगा इसमें धारा बहने लगती है और आपका बल्ब जल जाता है। देखिएगा ये आपका यहाँ पर क्या है? ये बल्ब आपका जलने लगा, दिखाई दे रहा है बल्ब जल रहा है, ठीक है। तो देखिएगा अब एक बार और समझते हैं हम। यानी कि वैद्युत सेल में दो भिन्न भिन्न धातु की छड़ें होती हैं, जिनको हम इलेक्ट्रोड या प्लेटें कहते हैं। ये एक द्रव में डूबी रहती हैं, जिसे हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं। इसमें एक ऐसा गुण होता है, जैसे ही इसमें दो धातु की छड़ों को डुबाया जाता है तो उनमें से एक पॉजिटिव तथा एक नेगेटिव हो जाती है।
तथा जब हम इन इलेक्ट्रोडों को किसी तार से जोड़कर यानी परपथ से जोड़ते हैं, यानी इन दोनों तारों को किसी परपथ से जोड़ देते हैं तो उसमें क्या होती लगती है, धारा प्रवाहित होने लगती है, अर्थात इसमें आवेश प्रवाहित होने लगता है और इसी तरीके से निरंतर आवेश बहता रहता है। इसी युक्ति को हम क्या कहते हैं, वैद्युत सेल कहते हैं। ये आपका हो गया वैद्युत सेल। क्लियर होगी बात? ये क्या है आपका वैद्युत सेल, ठीक है। और बाकी विस्तृत जानकारी चाहिए तो वो केमिस्ट्री में दे रखी है, फिजिक्स में केवल इतना ही, इससे ही समझ जाओगे आप। अब हम बात करते हैं अपने किसकी, देखो पहली बात यहां समझ लेना, इसमें जो धारा बहती है यानी कि सेल के बाहर धारा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बहती है, सेल के अंदर धारा जो बहेगी वो कैसी रहेगी, देखिएगा। जब भाई ये सर्किट इसी तरीके से घूम रहा है तो यानी कि ये देखिएगा, ये यदि मैं नीचे की बात करूं तो इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से करंट होगा फ्लो। क्लियर है बात? तो इस तरीके से इसमें धारा प्रवाहित होती है, इसी तरीके से आपका आवेश चलता रहता है। तो ये आवेश की जो दिशा है वो कैसी होती है, बाहर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर और अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, इस तरीके से चलता है, यानी पूरा ऐसे चलता रहेगा। अब हम बात करते हैं भाई, आपने ये चीज प्रतिरोध पढ़ा था, वैद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट, यानी कि सीधी सीधी बात आपने जीवन में भी देखा होगा, जिंदगी में आप देखते हो जो कोई आगे बढ़ता है उसे कोई ना कोई रोकने वाला होता है, यानी कि अवरोध लगाने वाला होता है। आप आगे चल रहे हो, कोई ना कोई आपको रोकेगा, बुलाएगा, बैठाएगा, और आप प्रगति यानी तरक्की कर रहे हो आप, तब तो और ज्यादा रुकावटें आती हैं। तो वही तो अवरोध होता है, वही प्रतिरोध है आपका। तो सिंपली ऐसी जब ये धारा प्रवाहित हो रही होती है, ये आगे अपनी प्रगति कर रही होती है, तो इसमें ये तार इसके मार्ग में रुकावट पैदा करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। बाकी जानकारी हमने पहले दे दी थी प्रतिरोध के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेल के आंतरिक प्रतिरोध की। जिस तरीके से यानी किसी भी चालक यानी कोई तार वैद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, ठीक उसी प्रकार से जब ये धारा सेल के अंदर जब धारा प्रवाहित हो रही होती है तो सेल का जो घोल है यानी कि वैद्युत अपघट्ट है, ये भी इसके ऊपर क्या डालता है, यानी वैद्युत धारा के मार्ग में एक रुकावट यानी अवरोध उत्पन्न करता है, इसको रोकता है। उसी को हम क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो क्या हो जाएगी परिभाषा, यदि फिजिक्स में लिखेंगे तो सेल के आंतरिक घोल द्वारा, सेल के आंतरिक घोल द्वारा वैद्युत धारा के मार्ग में डाली गई अवरोध को या डाली गई रुकावट को हम क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। या कभी कभी लिख आ जाता है सेल के वैद्युत अपघट्ट या सेल के घोल द्वारा वैद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट या डाला गया अवरोध क्या कहलाता है, आपका वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे स्मॉल आर से यानी कि नॉर्मल प्रतिरोध को हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं और आंतरिक प्रतिरोध को, सेल के आंतरिक प्रतिरोध की हम बात करें तो इसको स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान से समझ लेना, कभी भी जब भी कभी भी जितने भी सर्किट हम बनाएंगे जहां पर देखिएगा इस तरीके से लगा होगा और उसमें हम जो इसके पास वाला प्रतिरोध होगा तो समझ जाना कि ये इसका सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। और सेल का आंतरिक प्रतिरोध की नोट करके बात लिख लीजिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है सदैव सेल के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसकी क्रम में, सेल के साथ कैसा होगा, श्रेणी क्रम में जुड़ता है। कौन से क्रम में जुड़ता है, श्रेणी क्रम में जुड़ता है आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध सदैव सेल के साथ कैसे जुड़ता है, उसमें श्रेणी क्रम में जुड़ता है। ये इस तरीके से इसका सिंबल बना दिया जाता है। क्लियर होगी बात। अब हमारे बात करते हैं आगे की, हम बात करें इसकी निर्भरता की। तो ये काफी चीजों पर निर्भर करता है। देखिएगा जैसे जैसे ये पहली बात मैं इसको लिख दे रहा हूं, पॉइंटों को ध्यान रखना। पहले इसके जो आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता यानी स्मॉल आर की निर्भरता की यदि मैं बात करूं तो ये प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी के, प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आंतरिक प्रतिरोध भी सेल का बढ़ता जाएगा। इसीलिए जितनी ज्यादा ये पास में होंगी खुंटियां, जितनी ज्यादा ये आपका जितने इलेक्ट्रोड जितने पास होंगे उसका आंतरिक प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ठीक है। दूसरे हम बात करते हैं घोल में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान से समझ लेना, घोल में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती
होता है, विद्युत क्रमानुपाती होता है ऐसे समझ लें, लिख दो ऐसे ही आगे। तो विद्युत क्रमानुपाती का मतलब ये है, ध्यान समझ लेना, कुछ टीचर्स पता है क्या डायरेक्ट बोल देते हैं कि प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुरूप विद्युत क्रमानुपाती होता है आंतरिक प्रतिरोध। नहीं, ये गलत बात है। एग्जैक्टली बात क्या है कि ये मान लीजिए 2 इलेक्ट्रोड हैं, मार्कर गिर गया हमारा, ये मान लीजिए 2 इलेक्ट्रोड हैं और ये इतने इतने डूबे, जितना मैंने ये कैप है इतने इतने डूबे हुए हैं गोल में, तो ये जितना क्षेत्रफल इनका डूबा है उसके विद्युत क्रमानुपाती होता है, ना कि ये पूरी छड़ों के क्षेत्रफल के विद्युत क्रमानुपाती। तो कितना, जितनी ये छड़ें डूबी हुई हैं, यानी डूबी कितनी हुई हैं, डूबी ये इतनी हुई हैं, ठीक है, इतनी ये डूबा हुआ है इसका सिरा, तो इस क्षेत्रफल के विद्युत क्रमानुपाती होगा। मतलब क्या है, ये क्षेत्रफल जितना ज्यादा डूबा होगा उसका आंतरिक प्रतिरोध उतना ही कम होगा। सिंपल सी बात है भाई, जितनी ज़्यादा ये क्षणें डुबाते जाऊंगा तो मतलब उतनी ज़्यादा ये क्या होगी, धनावेश, यानी कि जितना ही इसमें ज़्यादा करंट प्रवाहित होगा, और इतना ज़्यादा करंट प्रवाहित होगा तो स्मॉल आर का मान कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मतलब क्या है, जितना ये ज़्यादा क्षेत्रफल हम डुबाएंगे, यानी कि इन क्षणों को मैं जितना ज़्यादा डुबाता जाऊँगा तो उसका आंतरिक प्रतिरोध कैसा हो जाएगा, उतना ही कम होता जाएगा, उतना ही हमें ज़्यादा धारा मिलेगी। समझ में आ गई बात, सीधी सीधी बात है। ये जो करंट है, यानी ये छड़ों के द्वारा, छड़ को हमने इस वैद्युत अपघट्ट में डुबाया है तभी तो धारा बह रही है। जब इसको ज़्यादा डुबाएंगे तो ज़्यादा करंट मिलेगा, प्रतिरोध क्या है, स्वतः ही कम हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो ये है, जितना ज़्यादा डुबाएंगे उतना ही प्रतिरोध कम होगा। तो जितना क्षेत्रफल प्लेटों का डूबा होता है उसके विद्युत क्रमानुपाती होता है, ना कि बाहर निकले के। ठीक है, क्लियर होगी बात। वैद्युत अपघट्ट है, इसकी जितनी सांद्रता बढ़ाते जाओगे तो आंतरिक प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। यानी कि क्या, सांद्रता बढ़ने पर या बढ़ाने पर स्मॉल आर भी बढ़ता है। पॉजिटिव का मतलब बढ़ता है, ये लिख लेना आप। चौथा पॉइंट और मैं आपको बता दूं कि इसमें ये जो प्लेटें हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रोड हैं, ये किस धातु के लिए गए उस प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कि प्लेटों की प्रकृति पर भी ये स्मॉल आर क्या करता है, निर्भर करता है। सिंपल सी बात है। ये किस बात पर निर्भर करता है, प्लेटों की प्रकृति पर निर्भर करता है स्मॉल आर। क्लियर हो गई, ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। ठीक है, अब यहां से आप ध्यान से समझ लें, एक बहुत खास पॉइंट इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। जितना ज्यादा विद्युत सेल को आप इस्तेमाल करोगे, जितना ज्यादा उपयोग करते रहोगे, उसका आंतरिक प्रतिरोध उतना ही बढ़ता जाता है। कभी देखा है कि नया सेल होगा, यानी नया मैं सेल लूं तो वो क्या है, ज्यादा धारा देता है, और लेकिन जैसे जैसे वो पुराना, मोबाइल की बैटरी ले लो आप, सपोज करो मोबाइल जैसे जैसे ज़्यादा पुराना होता जाता है उसकी बैटरी उतनी कम चलती जाती है। क्यों? क्योंकि जो बैटरी है उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता जाता है, तो उसका धारा का मान कम होता जाता है। तो कोई भी सेल है उसको जैसे जैसे आप यूज करते जाओगे उसका आंतरिक प्रतिरोध वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। समय के साथ जितना ज़्यादा यूज करोगे उसका आंतरिक प्रतिरोध भी उतना ही बढ़ जाता है। क्लियर होगी बात। तो आई होप कि आपको ये विद्युत सेल, आंतरिक प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। ओवरऑल कुल मिला के बात ये है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो अगली वीडियो है वो वेरी इंपॉर्टेंट आएगी, उसमें हम बताएंगे विद्युत सेल का जो विद्युत वाहक बल और विद्युत विभवांतर और टर्मिनल विभवांतर, इनमें अंतर, इनमें संबंध, बहुत सारी कुछ करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्त तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने टारगेट यानी 50,000 प्लस का जो हमने टारगेट दे रखा है उसकी ओर आगे बढ़िए। एक एक स्टूडेंट रोज का जोड़िए। ठीक है, जय हिंद।